शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान, दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। ये एक ऐसा कमांडो ऑपरेशन था जिसका मुझे तो पहले से तजुर्बा था, मगर शेरबाज खान के लिए ये एक बिल्कुल अजनबी और अनजानी मुहिम थी। उसको ना तो उन जंगलों का कुछ पता था और ना कभी वो इन जंगलों में आया था। वैसे उसकी दलेरी और बहादुरी और जज्बे पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कमांडो के लिए जरूरी होता है कि बहादुरी के जज्बे के साथ साथ उसे उस इलाके के मौसमी और जुग्राफियाई हालात का भी पूरा इल्म और तजुर्बा हो जहाँ उसे कमांडो ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा है। मैं इसलिए भी मुतमईन था कि जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ मैं शेरबाज की रहनुमाई करूंगा। दूसरे रोज आलमगीर एक दुबले पतले काले रंग के उथेड़ उम्र आदमी को साथ लेकर आ गया। कहने लगा ये मुसलमान है और दक्कन का रहने वाला है। ये उन जंगलों में अंग्रेजी शिकारियों का गाइड रह चुका है। ये गंधारी जंगली कबीले में तो कभी नहीं गया, मगर उसे मालूम है कि उस कबीले की जंगली सरहद कहाँ से शुरू होती है। ये तुम्हें वहाँ तक पहुँचा कर वापस आएगा। उसके बाद आलमगीर चमड़े का एक थैला जीप में से निकाल कर ले आया और हमें रेस्ट हाउस के ड्राइंग रूम में अपने साथ ले जाकर बोला, इस थैले में तुम्हारा मतलूबा असलहा है, चेक कर लो। हमने थैला खोल कर देखा, उसमें 2 पुरानी किस्म की शॉर्ट गन्ने थी जिनकी नालियों के आगे साइलेंसर की नालियां चढ़ी हुई थी। 12 हैंड ग्रेनेड थे, 2 बड़े कमांडो चाकू थे और टीन के बड़े डिब्बे में नमकीन और मीठे बिस्किट भरे हुए थे। आलमगीर कहने लगा, गाइड तुम्हें जंगल के ऐसे इलाके में से लेकर जाएगा जहाँ रास्ते में तुम्हें कहीं कहीं पानी और जंगली बेरों और जंगली केलों के दरख्त मिल जाएंगे। तुम उन्हें खा कर गुजारा कर लेना, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि तुम जब वैशी कबीले के खतरनाक जंगल में दाखिल होगे तो वहाँ तुम्हें कुछ खाने पीने को मिलेगा या नहीं। ये बिस्किट तुम उस वक्त के लिए बचा रखना। ये थर्मस है, इसमें मैंने चाय भर दी है, जहाँ जरूरत पड़े पी लेना, लेकिन जब गंधारी वैशी कबीले के जंगल में दाखिल होने लगो तो इस थर्मस को खाली करके इसमें किसी नदी नाले से पानी भर लेना। ये तुम्हें वहाँ काम आएगा। उस वक्त अभी दिन चढ़ा ही था। उस्मान बाबा ने हमारे लिए पराठों का नाश्ता बनाया, हम सब ने मिलकर खाया, कॉफी पी। उस्मान बाबा ने 6-7 मीठे पराठे एक रुमाल में बांधकर हमारे थैले में थर्मस के साथ ही रख दिए। आसमान पर उस वक्त भी बादल छाए हुए थे। ये बादल 2 रोज से छाए हुए थे। हल्की सी बारिश सिर्फ रात को ही हुई थी। उस वक्त बारिश रुकी हुई थी। आलमगीर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये बादल बारिश वाले नहीं हैं। सफर लंबा है, मगर गाइड तुम्हें ऐसे रास्ते से लेकर जाएगा कि तुम दिन में 2-4 घंटे भी चलते रहे तो कल रात तक अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। हमने आलमगीर को खुदा हाफिज कहा और तमिल मुसलमान गाइड के साथ रेस्ट हाउस से निकलकर आंध्र प्रदेश के घने जंगलों की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे जंगल घना होता जा रहा था। गाइड हमें ऐसे रास्ते से ले जा रहा था जो जंगल के दरमियान में नहीं बल्कि जंगल के किनारे किनारे से होकर जाता था, और ये रास्ता बकौल उसके जंगली दरिंदों और खतरनाक दलदलों से भी महफूज था। हम दोपहर तक आहिस्ता आहिस्ता चलते गए। दोपहर के बाद एक छोटी सी पहाड़ी नदी आ गई। ये बांस और महागनी के दरख्तों के दरमियान से होकर गुजरती थी। यहाँ बैठकर हमने कुछ खाना खाया, नदी का पानी पिया, थोड़ी सी चाय थर्मस में से निकाल कर पी, कुछ देर आराम किया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। कमांडो चाकू हमने अपने पास रख लिए थे, शॉर्ट गने कंधों से लटका रखी थी, हैंड ग्रेनेड थैले में ही पड़े थे। चलते चलते घने जंगल खत्म हो गए। सामने खाली मैदान था जो पथरीला था, उसके आगे ऊंची पहाड़ियां नजर आ रही थी। गाइड ने उन पहाड़ियों की तरफ इशारा करके हमें बताया कि गंधारी जंगली कौमों का गांव इन पहाड़ियों की दूसरी तरफ वाले जंगल में है। ये पहाड़ियां काफी फासले पर थी। हम एक कच्चे रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। वहाँ की जमीन सुर्खी माइल थी। कहीं कहीं रास्ते में 2-4 झोंपड़ियां नजर आ जाती जिनके बाहर नंग धड़ंग बच्चे खेल रहे होते। हम उनसे दूर रहकर आगे गुजर जाते। सूरज गुरूब हो रहा था जब हम दूर से नजर आने वाली पहाड़ियों के दामन में आ गए। हमारे गाइड ने कहा, अब हम वश गंधारियों के जंगल वाली पहाड़ियों में दाखिल होने वाले हैं। जब तक सूरज गुरूब नहीं हुआ हम चलते रहे। सूरज के गुरूब होते ही पहाड़ी टीलों और घाटियों में शाम के साए उतर आए। हमारा गाइड एक जगह रुककर बिल्कुल साकित हो गया। वो जैसे फजा में कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। शेरबाज ने पूछा, क्या बात है? उसने हाथ के इशारे से खामोश रहने को कहा। फिर हमें एक तरफ ले गया और हमें कहा, इस दरख्त पर चढ़ जाओ, जल्दी करो। जिस दरख्त की तरफ उसने इशारा किया था उसकी मोटी मोटी टहनियां जमीन से कोई 6-7 फुट ऊंची थी। हम एक दूसरे को सहारा देकर दरख्त पर चढ़ गए। गाइड भी हमारे पीछे दरख्त पर चढ़कर साथ वाली टहनी पर बिल्कुल बंदर की तरह बैठ गया। वो झुककर शाम के बढ़ते हुए अंधेरे में नीचे देख रहा था। मैंने उसे कुछ पूछना चाहा तो उसने दबी जबान में मुझे झिड़क
झटक दिया, चुप रहो। ये काली काली डरावनी शक्ल वाली पहाड़ियों का शुरू का इलाका था। ये कोई इतना घना जंगल नहीं था। फासले फासले पर दरख्त खड़े थे, उनके बीच में सरकंडों जैसी कहीं कहीं झाड़ियां थीं और कहीं पत्थर जमीन से बाहर निकले हुए थे। फजा बिल्कुल खामोश थी। इससे पहले एक दो दरख्तों पर से परिंदों के बोलने की आवाजें आ रही थीं, मगर अब परिंदे भी चुप हो गए थे। चारों तरफ दहशतनाक सन्नाटा था। इतने में किसी जानवर के हाउ हाउ करने की आवाज सुनाई दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गया कि ये कौन सा जानवर है। शेरबाज मेरे साथ ही उस मोटी टहनी पर बैठा हुआ था। उसने मेरे कान में सरगोशी की। ये कैसी आवाज थी? अपना गाइड साथ वाली टहनी पर उकड़ू बैठा नीचे देख रहा था। उसने शेरबाज की सरगोशी को सुन लिया। हम दोनों की तरफ देखकर उसने अपने होंठों पर उंगली रख दी और हमें खामोश रहने की तलकीन की और नीचे देखने लगा। हाउ हाउ की आवाज 2-3 बार बुलंद होकर गायब हो गई। फिर ऐसी आहट सुनाई दी जैसे कोई सरकंडों में चल रहा हो। नीचे दरख्तों और झाड़ियों और सरकंडों में शाम का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। इस गहरे होते अंधेरे में अचानक एक जर्द धारीदार बहुत बड़ा शेर नमूदार हुआ। ऐसा जबरदस्त शेर मैंने सिर्फ एक बार सुंदरबन के जंगलों में देखा था। मैंने दरख्त की टहनी को मजबूती से पकड़ लिया। शेरबाज ने भी शेर को देख लिया था। मुझे नहीं मालूम उसकी ज़हनी कैफियत क्या थी, लेकिन इतना मुझे आज भी याद है कि उसने मेरे बाजू को पकड़ लिया था। लगता था जैसे शेर ने भी हमें देख लिया है या हमारी बू सूंघ ली है। वो बड़ी शान से आहिस्ता आहिस्ता चलता उस दरख्त के पास आ गया जिसकी शाखों में हम छुपे हुए थे। जहां हम बैठे थे वहां इतने ज्यादा पत्ते नहीं थे और हम शेर को नजर आ गए थे। मैं दिल में सख्त खौफजदा था क्योंकि जमीन से उस टहनी का फासला जिस पर हम बैठे थे 7 फुट से ज्यादा नहीं था और शेर बड़ी आसानी से जस्त लगाकर हमें नीचे गिरा सकता था। शेर चंद लम्हे खामोशी से हमारी तरफ मुंह उठाकर देखता रहा। उसकी दुम बेचैनी से दाएं बाएं गर्दिश कर रही थी। उसके हल्क से हल्की हल्की गुर्राहट निकल रही थी। मेरा बदन खौफ के मारे ठंडा पड़ गया था। शेर ने सर नीचे कर लिया, दाएं बाएं देखा, फिर हमारी तरफ मुंह उठाकर देखा, गुर्राया, सर नीचे किया और बड़े शाहाना अंदाज में हमारे नीचे से होता हुआ आगे निकल गया। वो उस तरफ गया था जिस तरफ से हम आए थे। मैं अपने गाइड की अक्लमंदी, तजुर्बे और महारत पर दिल में उसे दाद दिए बगैर न रह सका। उस शख्स ने फजा में शेर की बू सूंघ ली थी। अगर वो बू सूंघ कर ऐन वक्त पर हमें खबरदार न करता और दरख्त पर चढ़ने का इशारा न करता तो अब तक हम शेर का निवाला बन चुके होते। शेर को वहां से गए 1-1.5 मिनट गुजर गया, मगर हम दोनों पर अभी तक उसका खौफ तारी था। गाइड ने आहिस्ता से कहा, नीचे उतर आओ, शेर वापस नहीं आएगा। हम में से कोई भी इतनी जल्दी नीचे उतरने को तैयार नहीं था। क्या मालूम शेर किसी जगह छुप कर हमारा इंतजार कर रहा हो। गाइड ने नीचे छलांग लगा दी। हम दोनों उसी तरह दरख्त की टहनी पर बैठे रहे। गाइड ने नीचे से आवाज दी, क्या कर रहे हो, ऊपर नीचे आ जाओ। मैंने शेरबाज से कहा, मेरा ख्याल है हमें नीचे उतरना चाहिए, और हम बारी बारी नीचे कूद गए। गाइड हमें अपने पीछे आने का इशारा करके शेर की मुखालिफ समत सरकंडों में तेज तेज चलने लगा। हम भी उसके पीछे तेज तेज कदमों से चलने लगे। अंधेरा ज्यादा गहरा हो रहा था। आगे थोड़ी सी खुली जमीन थी जहाँ दरख्त 2-4 ही थे। चट्टानों की स्याह ढलानें सायों की तरह नजर आ रही थी। गाइड इन चट्टानों के पास जाकर ठहर गया। हम उसके पास गए। कहने लगा, इन चट्टानों के पीछे एक नदी है, हम नदी के पास रात बसर करने का ठिकाना तलाश करेंगे। चट्टानों के पीछे घूम कर आए तो नीचे नशेब में दरख्तों का झुरमट था। हम उतर कर उस झुरमट में आ गए जहाँ एक छोटी सी नदी बह रही थी। शेरबाज खान ने कहा, इस जगह रात को शेर का खतरा होगा, वो वापस आ सकता है। गाइड ने कहा, नहीं, शेर चोका वर्ग के जंगल में शिकार की तलाश में गया है, वो सुबह से पहले नहीं आएगा और फिर हम यहाँ कोई महफूज जगह देखेंगे। हम नदी के किनारे बैठ गए, जूते उतार कर पांव धोए, मुंह हाथ धोया, नदी का ठंडा पानी पिया। इस दौरान हमारा गाइड ऊपर की तरफ रात बसर करने का ठिकाना ढूंढने चला गया। शेरबाज कहने लगा, मैंने चिड़िया घर के पिंजरों में शेर को कई बार देखा था, मगर जंगल की आजाद फजाओं में जंगल के बादशाह को पहली बार देखा है। खुदा की कसम मुझ पर खौफतारी हो गया था। मैंने कहा, शेर वाकई जंगल का बादशाह है। मैं भी खौफजदा था, लेकिन हैरानी की बात है कि शेर ने हम पर हमला क्यों नहीं किया। इतने में हमारा गाइड आ गया। कहने लगा, ऊपर आ जाओ। थोड़ी ऊपर चढ़ाई चढ़ने के बाद एक बड़ी स्याह चट्टान किसी अफरीद की तरह टीले की दीवार से बाहर को निकली हुई थी। उसके नीचे एक छोटा सा कुदरती गार बन गया था जिसकी लंबाई 10 फुट से ज्यादा नहीं थी। हम वहां घुस कर बैठ गए। यहाँ हमने थैले में से खाना निकाल कर खाया, कॉफी थर्मस में से निकाल कर पी। गाइड ने इधर उधर से दरख्तों की टूटी हुई शाखें और मोटे मोटे टहन एक जगह जमा करके उन्हें आग लगाकर अलाव रोशन कर दिया। अलाव हमसे इतना दूर था कि हम तक उसकी तपिश नहीं आ रही थी। वो हमारे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, इस आग की वजह से रात को कोई जंगली जानवर इस तरफ नहीं आएगा। शेर यहाँ से जा चुका है। वो अगर इस तरफ से आया तो रात के पिछले पहर ही यहाँ से गुजर जाएगा। मैंने कहा, उस वक्त तो हम बेसुध होकर सो रहे होंगे, शेर हम पर हमला कर सकता है। उस वक्त तक तो अलाव भी बुझ चुका होगा। गाइड ने कहा, अगर शेर ने हम पर हमला करना होता तो उस वक्त ही कर देता जब हम दरख्त की टहनियों पर बैठे हुए थे और शेर दरख्त के नीचे खड़ा हमें देख रहा था। हम उससे 6-7 फुट ही बुलंद थे और ये बुलंदी इतने बड़े शेर के आगे कोई हैसियत नहीं रखती। लेकिन शेर ने हम पर हमला नहीं किया, इसलिए कि ये शेर आदमखोर
खौर नहीं था। जंगल में सिर्फ आदम खोर शेर ही इंसान पर हमला करता है, क्योंकि उसे आदमी का गोश्त खाने की आदत पड़ चुकी होती है। वो आदमी के सिवा और किसी का गोश्त खाना पसंद नहीं करता। ये शेर आदम खोर नहीं था। उसे सिर्फ इस बात पर थोड़ा गुस्सा आया था कि शेर जंगल का बादशाह अपने शिकार की तलाश में निकला हुआ था। जंगल के सारे जानवर खौफ के मारे चुप हो गए थे। फिर हम उसकी राह में क्यों हायल हो गए थे? शेर को कुदरती तौर पर इस बात का एहसास होता है कि इंसान की मौजूदगी हिरनों, नील गायों और उसके पसंदीदा दूसरे जानवरों को वहां से भगा देती है। इसलिए वो हम पर गुर्रा कर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा था। बातें करते करते रात गहरी हो गई थी। जंगल का सन्नाटा और ज्यादा गहरा हो गया। हर तरफ सुकूत तारी था। सिर्फ किसी किसी वक्त अलाव में किसी लकड़ी के चटकने की आवाज आ जाती। आहिस्ता आहिस्ता अलाव की आग भी मध्यम हो गई थी। अलाव की वजह से वहां से मच्छर भाग गए थे। हम वहीं खो के अंदर इधर उधर पड़कर लेट गए। दिन भर चलते रहे थे, इसलिए थक गए थे। आंखें बंद की तो गहरी नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। जिस वक्त आंख खुली तो जंगल चिड़ियों और परिंदों की आवाजों से गूंज रहा था। हमारा गाइड वहां नहीं था। शिरबाज भी उठ बैठा था। उसने मुझसे पूछा, ये गाइड कहाँ चला गया है? मैंने कहा, यहीं कहीं होगा। हमने नदी पर जाकर मुंह हाथ धोया, थैले में से मीठे पराठे के 2-4 टुकड़े निकाल कर खाए, कॉफी पी और शॉर्ट गन्ने खोलकर उन्हें साफ करने लगे। शिरबाज खान कहने लगा, इन जंगलों में इस किस्म का कमांडो ऑपरेशन मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा है। मैंने कहा, मैं भारत के वस्ती जंगलों में काफी फिरता रहा हूँ, मगर मैं ज्यादातर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जंगलों में रहा हूँ। इस तरफ मैं भी पहली बार आया हूँ। शिरबाज शॉर्ट गन पर साइलेंसर की नाली फिट करते हुए बोला, खुदा करे कि जिस लड़की की तलाश में हम यहाँ आए हैं वो हमें मिल जाए। आलमगीर की रिपोर्ट कहीं गलत न निकले। मैंने कहा, मेरा ख्याल है जिस एतमाद से उसने हमें कहा था उससे तो यही जाहिर होता है कि नूर बानो इसी जंगल में वहशी गंधारी कबीले वालों की कैद में है। शिरबाज शॉर्ट गन की नाली को कपड़े से रगड़ कर साफ कर रहा था। कहने लगा, एक बार नूर बानो को कश्मीर पहुंचा दूं, मैं इस मरहट्टे कर्नल वाडीकर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका काम जरूर तमाम करूंगा। इतने में गाइड भी आ गया। कहने लगा, रात को एक हाथी और फिर एक रीछ इस तरफ आ गया था, मगर आग को देखकर दोनों दरिंदे दूर ही दूर रहे। मैंने दोनों को देखा था। तुम लोग गहरी नींद सोए हुए थे। शिरबाज खान बोला, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं हाथी का शिकार करना चाहता हूँ, ये मेरी बचपन की ख्वाहिश है। गाइड ने फौरन कहा, ऐसी गलती मत करना, हम इस वक्त वहशी गंधारी कबीले वालों के जंगल की सरहद पर हैं। फायर की आवाज सुनकर वो हमारी तलाश में जरूर निकल पड़ेंगे। उन्हें अपने देवता वश गंधारी को इंसानी कुर्बानी के लिए इंसानों की जरूरत होती है। शिरबाज ने कहा, हमारे पास काफी असलहा है, हमारे पास हैंड ग्रेनेड भी हैं। हम अगर चाहें तो इन तीर कमान और नेजे भालों वाले जंगली लोगों को हमला करके 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं। हमें उनसे डरने की क्या जरूरत है? गाइड ने कहा, अगर ऐसी बात मुमकिन होती तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट इन वहशी आदमखोर लोगों को बहुत पहले खत्म कर चुकी होती। यहाँ की हुकूमत की बड़ी बदनामी है कि हर साल इस जंगल में 2-4 आदमी गायब हो जाते हैं। पुलिस ने कई बार इन वहशी लोगों के कबीले पर हमला किया है, मगर ये वहशी इस तरह गायब हो जाते हैं जैसे उन्हें जमीन खा गई हो। उन्होंने जंगल में पोशीदा मकामात पर जमीन के नीचे ऐसी सुरंगें बनाई हुई हैं जहां ये लोग छुप जाते हैं। आज तक पुलिस उन सुरंगों का सुराग नहीं लगा सकी। जो खुफिया पुलिस का आदमी सुराग लगाने जाता है वहीं गायब हो जाता है। आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने अब मजबूर होकर ऐलान कर रखा है कि गंधारी कबीले के जंगल में मोहलक बीमारी फैली हुई है। उधर कोई शिकारी शिकार खेलने या कोई दूसरा लकड़ी काटने न जाए, वरना हुकूमत जिम्मेदार नहीं होगी। ऐसा हुकूमत ने बदनामी से बचने और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किया है। इसलिए मैं तुम्हें यही कहूंगा कि अगर ऐसा वक्त आ जाए तो चाकू या कुल्हाड़ी या नेजे वगैरह से काम लेना, पिस्तौल का फायर हरगिज न करना। चाकू से तो तुम हो सकता है अपने सामने आए हुए 2-4 जंगली आदमियों को मार डालो, लेकिन फायर करोगे तो उसकी आवाज सुनकर कबीले के सारे जंगली इस तरफ आ जाएंगे और तुम्हें घेरे में ले लेंगे और मौका पाकर तुम पर जहरीले तीरों की बारिश कर देंगे। फिर तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। हम खामोशी से गाइड की बातें सुनते रहे। उसकी थोड़ी देर बाद हम दोबारा सफर पर चल पड़े। दोपहर तक हम चलते रहे। हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। 1 घंटे चलते और थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक जाते, उसके बाद फिर चलना शुरू कर देते। दोपहर को हमने एक जगह पर बैठकर खाना खाया। कॉफी खत्म हो रही थी, सिर्फ एक प्याली थर्मस में रह गई थी। हम दोनों ने आधी आधी प्याली पी और खाली थर्मस में आलमगीर की हिदायत के मुताबिक पीने का पानी भर लिया। पराठे भी 1-2 ही रह गए थे। वो सारा दिन भी सफर करते गुजर गया। जंगल की शक्ल तब्दील हो गई थी। पहाड़ी टीले सुर्ख और नीले नीले हो गए थे। कहीं कहीं उन पर गहरे सब्ज रंग के दरख्तों के झुंड भी नजर आ रहे थे। जमीन पर जो चट्टानें थी उनका रंग गहरा नस्वारी और कत्थई था। कहीं कहीं केले और बेर के जंगली दरख्त रास्ते में आ जाते। हम थोड़े बेर और केले तोड़कर खा लेते। जब शाम हो गई तो हमने एक महफूज जगह देखकर वहां पड़ाव डाल लिया। सारा दिन हमें जंगल में कोई हाथी या शेर चीता नहीं मिला था। गाइड ने हमें बताया कि शेर चीते आमतौर पर उन जंगलों में रात के वक्त अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं। हाथी जुनूब के जंगलों में ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरी रात भी
जंगल में गुजर गई। अगले दिन हम फिर आगे चल पड़े। दोपहर हो रही थी कि हमें कुछ फासले पर नीम दायरे की शक्ल में पहाड़ियों का एक सिलसिला दिखाई दिया। गाइड ने उस तरफ इशारा करके कहा, हम अपनी मंजिल के करीब आ गए हैं। इन पहाड़ियों के दरमियान वशगंधारी कबीले के लोग आबाद हैं। हम शाम तक इन पहाड़ियों के दामन में पहुंच जाएंगे। मैं वहां तुमसे जुदा हो जाऊंगा, लेकिन आज की रात इन पहाड़ियों में तुम्हारे साथ ही बसर करूंगा। शाम तक हम उन पहाड़ियों के दामन में पहुंच गए जिनकी दूसरी तरफ वहशी वशगंधारी कबीले के लोग आबाद थे और जहां हमारी कश्मीरी बहन नूर बानो उन लोगों की कैद में थी। हमारा गाइड जहां बड़ी एहतियात से काम ले रहा था, वो हमें ऊंची आवाज में बोलने नहीं देता था। उसने हमें झाड़ियों और दरख्तों की शाखें तोड़ने से भी मना किया था। यहाँ के लोगों का अकीदा है कि यहाँ अगर कोई किसी दरख्त या झाड़ी की शाख तोड़े तो गंधारी कबीले वालों को खबर हो जाती है कि दुश्मन उनके इलाके में दाखिल हो गया है। वो उसी जगह पहुंच जाते हैं और आदमियों को पकड़ लेते हैं। बूढ़ों और बच्चों को वहीं हलाक कर डालते हैं। सिर्फ जवान औरत या जवान मर्द को देवता की कुर्बानी के लिए पकड़ कर ले जाते हैं। इसलिए खबरदार, आगे तुम्हें जंगल में अकेले ही सफर करना होगा। किसी दरख्त या झाड़ी की टहनी को हाथ लगाने की हिमाकत न करना, नहीं तो मारे जाओगे। तुम्हारी ये बंदूकें तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। हम गाइड की हिदायत पर अमल करने पर मजबूर थे। शाम का अंधेरा पहाड़ी के दामन वाले जंगल में फैल गया तो गाइड ने एक महफूज जगह ढूंढकर वहां रात ठहरने का इंतजाम किया। हमने आग का अलाव भी रोशन न किया। रात कुछ सोकर ज्यादा जाग कर गुजारी। ऐसी खामोशी और हैबतनाक खामोशी वाली रात मैंने भारत के किसी जंगल में नहीं देखी थी। रात की खामोशी और सुकूत में एक अजीब डरावनी बात थी। किसी वक्त हमें हल्की हल्की सीटियों की आवाज सुनाई देती, जैसे करीब ही बहुत से सांप बोल रहे हैं। कभी कभी थोड़े थोड़े वक्फे बाद ऐसी आवाज की गूंज सुनाई देती जैसे जमीन के अंदर कोई चट्टान गिरी हो। गाइड भी हमारे साथ जाग रहा था और इन आवाजों को गौर से सुन रहा था। कहने लगा, यहाँ के लोगों का अकीदा है कि गंधारी वैश्यों के जंगल में रात को फांसी पाकर मरने वालों और मुर्दा चुड़ैलों की बदरूहें आ जाती हैं और जो सामने आता है उसे चिमट कर उसे हलाक कर देती हैं और उसकी रूह को अपने साथ ले जाती हैं। मैंने तो भारत के इन जंगलों में लोगों से इस किस्म की बातें पहले भी सुन रखी थी, लेकिन शेरबाज के लिए ये अजीबोगरीब बातें थी। वो एक सीधा साधा बहादुर कमांडो था। वैसे मैंने महसूस किया कि उस पर गाइड की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर उसने कह ही दिया, गाइड भाई, मैं इन वाहियात बातों को नहीं मानता। हम जिस मिशन पर आए हैं इंशाल्लाह उसे पूरा करेंगे और इन दरिंदा सिफत कातिल लोगों को हमेशा के लिए खत्म भी करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी शॉट गनों और हैंड ग्रेनेड के सामने वो कैसे ठहरते हैं। गाइड ने कोई जवाब न दिया, बस खामोश रहा। रात गुजर गई। सुबह हुई तो गाइड हमसे रुखसत होते हुए कहने लगा, जिस पहाड़ी के पास इस वक्त हम खड़े हैं तुम लोग उसके साथ साथ जाओगे। जहाँ ये पहाड़ी खत्म होगी वहाँ तुम्हें दरख्तों के दरमियान घिरा हुआ एक हरा भरा खेत नजर आएगा। उसको खेत समझकर उसमें दाखिल मत हो जाना, क्योंकि वो खेत नहीं होगा। वो सैकड़ों बरस पुराना एक तालाब है जिसके अंदर सांप जितनी मोटी मोटी जोंकें रहती हैं। कोई जानवर या आदमी तालाब में गिर पड़े या गलती से चला जाए तो ये मोटी मोटी जोंकें उससे चिमट जाती हैं और देखते ही देखते उसका सारा खून चूस लेती हैं। इस खूनी तालाब से बचकर तुम दाएं जानिब दरख्तों में चले जाना। यहाँ से वशगंधारी वैश्य कबाइल का जंगल शुरू हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें खतरनाक दलदलों और खूनी जोंकों वाले तालाबों से खुद ही बचना होगा। जंगल में दाखिल होने के बाद तुम लोग ऊंची आवाज में एक दूसरे से बात न करना। खांसी आए तो मुंह पर दोनों हाथ रखकर या मुंह घुटनों में छुपाकर खांसना ताकि आवाज पैदा ना हो। तुम्हारी आवाज किसी न किसी तरह इधर उधर मौजूद वैश्य जंगलियों तक पहुंच सकती है। किसी दरख्त या झाड़ी की टहनी भी ना तोड़ना। आगे अपनी हिफाजत करना और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना तुम्हारा काम है। हर कदम पर बेहद एहतियात करना। तुमसे जरा भी भूल हो गई तो तुम्हारी मौत यकीनी है। मैं अब वापस जाता हूँ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। ये कहकर गाइड वापस चला गया। मैं और कमांडो शेरबाज जंगल में पहाड़ी के पास अकेले रह गए। हम तरबियत याफ्ता कमांडो थे और ये हमारा कमांडो ऑपरेशन था। हम खौफजदा नहीं थे, मगर हमें तशवीश जरूर थी कि कहीं हमसे कोई अनजाने में गलती ना हो जाए। शेरबाज खान ने पहाड़ी की बुलंदी पर एक निगाह डाली और आहिस्ता से कहा, हैदर अली, अल्लाह हमारा निगहबान है, हम हक पर हैं, खुदा हमारी मदद जरूर करेगा। हमने अल्लाह का नाम लिया और जिस तरह हमारे गाइड ने हमें कहा था, पहाड़ी की दीवार के साथ साथ अंदर की तरफ चलने लगे। यहाँ ज्यादा दरख्त झाड़ियां नहीं थी, कोई पगडंडी भी नहीं थी। हम एक दूसरे के आगे पीछे आहिस्ता आहिस्ता देखभाल कर बढ़े जा रहे थे। पहाड़ी का घेर काफी बड़ा था। जब हम उसकी दूसरी जानिब पहुंचे तो हमें ऊंचे ऊंचे दरख्तों के झुंड में एक सरसब्ज और हरा भरा खेत दिखाई दिया। शेरबाज ने इशारे से मुझे खेत दिखाया। ये वही खेत था जिसके बारे में हमारे गाइड ने बताया था कि वो खेत नहीं है, खूनी तालाब है जिसमें सांप से भी मोटी मोटी जोंकें रहती हैं और मिनटों में इंसान का खून चूस कर उसे हलाक कर डालती हैं। हम खूनी तालाब से हटकर आगे चलने लगे। हमारी एक जानिब ऊंचे ऊंचे दरख्तों की कतार
उदासी थी। मैंने शेरबाज खान को दरख्तों की कतार दिखाई और उसके कान में सरगोशी की। गाइड ने कहा था कि उसके आगे जंगली कबाइल का जंगल शुरू हो जाता है। शेरबाज खान ने आहिस्ता से सर हिलाया, जबान से कुछ न कहा। हमने वहशी कबाइल के जंगल में दाखिल होने से पहले ही एहतियात से काम लेना शुरू कर दिया था। ये हमारा कमांडो तरबियत का असर था। दरख्तों की कतारों से हम जरा दूर आगे गए तो सामने अजीबो गरीब शक्ल की छोटी चट्टानें नजर पड़ी। किसी का रंग स्याह था, किसी का रंग सुर्ख था, कोई गहरी सब्ज थी। उनके ऊपर घने दरख्त झुके हुए थे। यहाँ कोई परिंदा भी नहीं बोल रहा था। कोई परिंदा किसी दरख्त पर नजर भी नहीं आ रहा था। बड़ा आसेबी माहौल था। हवा बिल्कुल बंद थी। जंगल पर सुकूत तारी था। हम चट्टानों के दरमियान से गुजरने की बजाय उनके पीछे से होकर चल रहे थे। झाड़ियों को हम आहिस्ता से पीछे हटाते जा रहे थे। अचानक सामने स्याह रंग की जमीन आ गई। शेरबाज खान ने मुझे वहीं हाथ से रोक लिया। स्याह जमीन की तरफ इशारा करके मेरी कान में सरगोशी की। मुझे ये दलदल लगती है। यहाँ अबरालूद दिन की रोशनी घने दरख्तों में धुंधली सी थी। मैंने झुककर गौर से जमीन को देखा। जमीन की सतह तारकोल की तरह स्याह थी और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रही थी। फिर अचानक उसमें बड़े बड़े बुलबुले पैदा होने लगे। बुलबुले फट गए। भाप की तरह उनसे हवा ऊपर को फवारे की तरह निकली। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा सांप फुनकार रहा हो। ये वही दलदल थी जिसके बारे में आलमगीर ने कहा था कि इसके अंदर जंगल के सारे हाथी भी गिर पड़े तो दलदल उन्हें 1 सेकंड में हड़प कर जाएगी। हम फूंक फूंक कर कदम रखते हुए वहां से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।